हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के पार्ट को। दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड in 3 or 4 videos. So keep on watching. Subscribe my channel in case if you have still not subscribed. शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्सेस यानी कि संसाधन। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं? अभी तक हमने क्लास 8 तक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लर्न किया होगा आपने क्लास 8 में भी। एनीथिंग विच वी कैन यूज फॉर आवर नीड्स, यानी कि वो सारी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग्स में मिलती हैं और जिनसे हम अपनी जरूरतों को, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, कर पाते हैं, वो सभी रिसोर्सेस हैं। सो एनीथिंग, अगर हम रिसोर्सेस की बात करते हैं तो रिसोर्सेस क्या हैं? एनीथिंग which is found in our surroundings, and can be used to meet our needs. Is called a resource. लेकिन अब हमें इस डेफिनेशन को आगे एनालाइज करना है, क्योंकि ये डेफिनेशन एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। हमें आगे इसमें एडिशन करना है और किसी भी चीज को रिसोर्स हम तब कहेंगे जब उसमें ये फीचर तो है ही कि हम इसको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें तीन चीजें, three important things were also to be added. ठीक है? तो जो हमारी नीड्स को पूरा करता है is called a resource provided that it is नंबर 1, क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली accessible. That means you must have the technology कि आप उसको हार्नेस कर पाओ, आप उसको यूज कर पाओ। We can take the example that at the greater depth of our earth crust there is a
ह्यूज स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, लेकिन हम जो है वो उनको हार्नेस नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि उनको हार्नेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंचने के लिए नहीं है। फ्यूचर में अगर हमारा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होता है, देन ओनली दे वुड बी अ रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए? फिजिबल होना चाहिए, यानी कि इसके कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन वो उसकी वैल्यू ऑफ यूटिलाइजेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कल्चर के अकॉर्डिंगली वो एक्सेप्टेबल ना हो। वी कैन हैव मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स एज वेल एज द ड्रेसेस जो हमारे हर जगह कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो दे वुड बी अ रिसोर्स फॉर सम सेट ऑफ पीपल बट नॉट अ रिसोर्स फॉर द अदर सेट्स ऑफ पीपल। रिसोर्सेस के डेवलपमेंट के लिए, उनके यूज के लिए ह्यूमंस या हम कहें ह्यूमन बीइंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट इग्नोर देयर इंपॉर्टेंस। ह्यूमंस, हम कह सकते हैं ह्यूमंस they are at the center। एक ट्राइंगल जो हमारा फॉर्म होता है, ह्यूमंस दे आर एट द सेंटर। व्हाट द ह्यूमंस डू, यहां पर हमारा नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, humans with whatever the technology they have, अपनी वो टेक्नोलॉजी और स्किल्स के थ्रू वो क्या करते हैं? नेचर से इंटरेक्शन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस वो सेटअप करते हैं फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट। राइट? तो एक तरह से ह्यूमंस दे आर द सेंटर। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस की। तो रिसोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हम उनको डिफरेंट बेसिस पर उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन के बेस पर बात करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक बायोटिक रिसोर्सेस और दूसरे अबायोटिक रिसोर्सेस। शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। बायोटिक रिसोर्सेस वो सारे रिसोर्सेस जो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के, उनसे हम ऑब्टेन करते हैं बायोटिक रिसोर्सेस, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलेंगे अबायोटिक।
दूसरे जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, उनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर हमारे रिसोर्सेस चार तरह के होते हैं। वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1, प्राइवेट, या जिनको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेस भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माय हाउस, माय कार, माय बाइक, इंडिविजुअल रिसोर्स, प्राइवेट रिसोर्सेस। सेकेंडली, कम्युनिटी रिसोर्सेस लाइक अ पार्क, पब्लिक पार्क, मार्केट, ये क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। थर्ड वन, national resources. National resources within the boundary of a nation. जो भी हमारे लिविंग, नॉन लिविंग, जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट हैं, ठीक, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, माउंटेन्स हैं, और सॉइल है, ऑल नेशनल रिसोर्स। एंड फोर्थ वन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो हमारे इंटरनेशनली सभी को बिलोंग करते हैं। जैसे इन द ओशन, द सी, ओपन सीज, यू कैन सी। किसी भी कंट्री का जो 12 नॉटिकल माइल्स और फिर उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, वो उस कंट्री के एरिया में आता है। उसके कंट्री का हम कह सकते हैं टेरिटोरियल वाटर होता है। लेकिन उसके बाद जो भी ओशन या सी होता है, तो वो हमारा दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स। किसी भी कंट्री का वहां पर कंट्रोल नहीं होता। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, इट इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट पर अगर हम बात करते हैं, तो अगेन वी हैव द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। यहां भी हमारे 4 तरह के रिसोर्सेस होते हैं। फर्स्ट वन, डेवलप्ड रिसोर्सेस, द रिसोर्सेज विच वी आर एबल टू यूज, जिसको हम अपनी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से यूज कर पाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस, जिनको हम यूज कर सकते हैं लेकिन पूरा यूज नहीं कर पाते, पोटेंशियल रिसोर्सेस। थर्डली, स्टॉक रिसोर्सेस, जो रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं लेकिन हमारे पास, मतलब वो सारी चीजें जिनको हम एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, स्टॉक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, लेकिन हम एयर से डायरेक्टली हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते। देन रिजर्व, रिजर्व इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का ही पार्ट होता है। एंड फाइनली वी हैव द रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility. Exhaustibility. On the basis of exhaustibility, we have the 2 types of resources: renewable
और इनएग्जॉस्टिबल। वो रिसोर्सेज जो हमारे रिन्यूएबल हैं या हम कहें इनएग्जॉस्टिबल हैं, जो हमारे कभी खत्म नहीं हो सकते, जैसे सनलाइट, एयर, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और दूसरे हमारे नॉन रिन्यूएबल या हम कह सकते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। वो रिसोर्सेस जो हमारे एग्जॉस्ट हो सकते हैं, एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, यू नो अबाउट दैट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल how we define the resources and how we classify the resources. Tick. Now we move further. That is what you can say the development of resources. But before that, we must have to learn about the use of resources. That means हम कह सकते हैं कि what are the problems, क्योंकि काफी लंबे समय तक हम ये मानते थे, ये हम लोगों का माइंडसेट था that resources they are the free gifts of nature, और शायद यही एक माइंडसेट था जिसकी वजह से हमने अपने रिसोर्सेस को इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि बिना सोचे समझे उनको एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। अब जब हमने इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया तो व्हाट वाज द एंड रिजल्ट, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आई, समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई, ठीक है। सो यू कैन से द आउटकम्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन या हम कह सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो हमने बिना सोचे समझे अपने रिसोर्सेस को यूज किया तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, depletion of resources, पहली चीज क्या हुई कि हमारे रिसोर्सेस क्या हो गए, डेप्लीट हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं देयर क्वालिटी डिग्रेडेड ओवर टाइम। You can take the example of the soil resource. With the introduction of the modern farming skills and methods, what happened? The farmers, they are hardly leaving their lands uncultivated throughout the year. वो पूरे साल कोई ना कोई क्रॉप, किसी ना किसी क्रॉप का कल्टीवेशन उसमें करते रहते हैं। Now when the fields are continuously cultivated from one season to another throughout the year,
you know that the crop plants, they use a variety of nutrients from the soil. अब वो soil से लगातार nutrients को क्या करते हैं, यूज करते हैं. अब जब वो nutrients को यूज करते हैं तो obviously the soil is becoming deficient in some nutrients. पहले क्या होता था, फार्मर्स जो हैं वो क्या करते थे, उन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश होने देते थे नेचुरल तरीके से, वो कल्टीवेट नहीं करते थे. ओवर टाइम सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को फिर से मेंटेन कर लिया करते थे, रिगेन कर लिया करते थे. लेकिन अब फार्मर्स को जब ये लगता है कि भाई उनके सॉइल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, वो क्या करते हैं, उसमें दे आर गिविंग सम एक्स्ट्रा डोज ऑफ फर्टिलाइजर. What is the ultimate result of that? उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारा जो क्वालिटी है सॉइल रिसोर्स की वो डिग्रेड हो रही है. ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट बिकमिंग बैरन. ठीक है. दूसरा, अनदर इंपॉर्टेंट aspect or outcome which is related to over exploitation of resources, that is concentration of resources in the hands of a few individuals. यानी कि सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप हो गए. सोसाइटी हैड गॉट डिवाइडेड into two types of people. One, those who have, and the other who do not have. जिसके पास रिसोर्सेस हैं और दूसरे जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है. ठीक. थर्डली, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमको देखने को मिलती है, दैट इज एनवायरमेंटल क्राइसिस at the global level, like global warming, ठीक है, melting of glaciers or icebergs, global climatic change, etc. So you can just judge by your own. Under such a condition, इस कंडीशन में क्या हमारा लाइफ लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है? नो. रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट. बिना रिसोर्सेस के हम डेवलपमेंट के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट दैट मीन्स इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ. इस सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है कि हम अपने रिसोर्सेस को वेस्ट ना करें, उनको कंजर्व करें.
सस्टेनेबल जो लाइफ है, या हम कहें सस्टेनेबल यूज है जो रिसोर्सेस का, दिस इज वन थिंग विच इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल दैट मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। सस्टेनेबल मीन्स कंटिन्यूअस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट इन कंटिन्यूटी, एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस जो कभी आपका ब्रेक नहीं हो। हाउ इज इट पॉसिबल, यानी कि ये हमारा डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, इस तरह का डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट, अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट that aims to utilize the resources to meet the needs of present generation without compromising the needs of future generation. अब फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स आप कैसे पूरा करोगे? क्योंकि देखो, रिसोर्सेज के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। रिसोर्सेज के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हम जिस रेट से, प्रेजेंट रेट से अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते रहे, तो मैंने क्या बताया कि हमारे रिसोर्स डिग्रेड हो जाएंगी, इनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। और जब हमारी रिसोर्सेज की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, तो आप सोचिए, जस्ट इमेजिन, क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्या वो हमारे जैसी होगी या हमसे बेटर होगी? तो एक बात तो श्योर है, ना तो वो हमारे जैसी होगी और ना ही वो हमसे बेटर होगी। इट विल गो डाउन। यानी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्वेशन करना पड़ेगा। किसका? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा, यानी कि उनको जुडिशियस यूज हमको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा। हमको प्लान तैयार करना पड़ेगा। हमको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमको अपने रिसोर्सेस को, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है? इस बारे में टू डिस्कस दिस इश्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सारा हमारा ग्लोबल जो भी क्राइसिस है, उन सबको डिस्कस करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूवमेंट करने के लिए जरूरी है, हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वर्ल्ड के अंदर एक पीस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन द रिसोर्सेस दे आर डिक्लाइनिंग, क्योंकि उनकी क्वांटिटी क्या है? लिमिटेड है,
और जब उनकी क्वांटिटी और हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली देयर वुड बी ए क्राइसिस फॉर रिसोर्सेस। और जब ये रिसोर्स का क्राइसिस होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक दैट ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल का क्राइसिस, दिस हैड कॉज्ड इवन द वॉर्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, दैट मीन्स दे हैव पोस्ड you can say a danger, a threat to the world peace. And here, to discuss all this issue, the first Earth Summit, Earth Summit it was held in Rio de Janeiro, in June 1992. जून 1992 ब्राजील में रियो डी जेनेरो में पहला अर्थ समिट हुआ। लीडर्स फ्रॉम मोर देन 100 countries participated in the summit to discuss क्या चीज यहां पर डिस्कस करना था। पहला, the urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो समस्याएं थी उनको डिस्कस करने के लिए, जैसे भाई ग्लोबल लेवल पर हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से अचीव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी के साथ भी जुड़ा हुआ था। यानी कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को हम अचीव कर पाएंगे, रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को, उसके वेस्टेज को हम रोक पाएंगे, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंट को हम किस तरह से प्रोटेक्शन करेंगे। यहां पर जो असेंबल्ड लीडर्स थे, द assembled leaders signed a declaration on, यहां पर जो भी लीडर्स थे, जो असेंबल्ड लीडर्स थे, उन्होंने एक डेक्लेरेशन साइन किया, डेक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी।
उन्होंने जो है एक डेक्लेरेशन साइन किया, किस पर? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोडाइवर्सिटी। उन्होंने एंडोर्स किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को और एजेंडा 21 एडॉप्ट किया। ठीक है, they endorsed global forest principles and adopted agenda 21 to achieve the goal of sustainable development at the global level। ठीक, तो फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ जून 1992 में। इसमें हमारे करीब 100 से ज्यादा देशों के लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो समिट हुआ था, इसमें क्या डिस्कशन होना था, क्यों हुआ? टू डिस्कस द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि भाई ग्लोबल लेवल पर हम एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन कैसे करें, और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो असेंबल्ड लीडर्स थे, उन्होंने डेक्लेरेशन साइन किया ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, और साथ ही उन्होंने जो है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को भी एक्सेप्ट किया, और अकॉर्डिंगली उन्होंने एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया, जिससे कि वो 21st सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 21st सेंचुरी में वो क्या कर पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल को अचीव कर पाए एट द ग्लोबल लेवल। नाउ वी टॉक अबाउट एजेंडा 21। ये एजेंडा 21, क्योंकि ये हमारा बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट अर्थ समिट। ठीक, तो आपको इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। ऐसे ही हमारा एजेंडा 21, इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज इन शॉर्ट नोट एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था ये? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने इसको एडॉप्ट किया। वो लीडर्स जिन्होंने फर्स्ट अर्थ समिट में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने फर्स्ट अर्थ समिट को अटेंड किया था, जो कहां हुई थी, रियो डी जेनेरो में इन जून 1992। ठीक है, सो इट वॉज एन एजेंडा, it is an agenda adopted by leaders from more than 100 countries, more than 100 countries participating in United Nations कन्वेंशन भी कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन
environment and development. Held in Rio de Janeiro in June 1992. ठीक है? It aims to achieve the goal of sustainable development. Sustainable development at the global level. ठीक है, यानी कि इसका एम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करना एट द ग्लोबल लेवल. It is an agenda to combat poverty, environmental degradation, एंड डिसीजेस. ये हमारी क्या है? कुछ ग्लोबल इश्यूज. किस चीज से हमको लड़ना है? पॉवर्टी से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से, किससे? डिसीजेस से. कैसे? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन on ग्लोबल कॉपरेशन किस चीज पर? ऑन म्यूचुअल नीड्स, कॉमन इंटरेस्ट, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी कि मिलजुल कर क्या करना है? पॉवर्टी से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से और डिसीजेस से लड़ना है. कैसे? ग्लोबल कोऑपरेशन. और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर of Agenda 21 is preparing an Agenda 21 at the local level. यानी कि सभी कंट्रीज में क्या करना है? एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया जाए. ठीक है? एट द ग्लोबल लेवल ऑल्सो. राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो एजेंडा 21 हो या हमारा, हम कह सकते हैं जो फर्स्ट अर्थ समिट है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको क्या करना है? रिसोर्सेस को प्लानिंग के साथ यूज करना है, जिससे कि वो जुडिशियसली यूज हो पाए और लंबे समय तक अवेलेबल रहे. अब रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है? तो एक तो चीज हम समझ गए कि भाई रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं.
रिसोर्सेस के बिना हम डेवलपमेंट अचीव नहीं कर सकते, यानी कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव नहीं कर सकते। यानी कि एक सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है कि हम रिसोर्सेस को कंजर्व करें, उनको जुडिशियसली यूज करें, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें, उनका वेस्टेज ना करें, और साथ ही साथ यह जरूरी है कि हमारा वर्ल्ड पीस भी मेंटेन रहे। तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम रिसोर्स को प्लानिंग के साथ यूज करें। ठीक है, बिसाइड्स द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? रिसोर्स प्लानिंग is important in a country like India. इंडिया जैसे देश में रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जैसे देश में क्या कि वैसे तो सभी देशों के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट चूंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री। तो इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है, अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर व्हाट डू वी फाइंड कि रिसोर्सेस दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे इंडिया के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, उन रीजन्स में अगर हम देखते हैं तो रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन कि भाई रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, व्हाई? जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को। तो व्हाट आर्ग्यूमेंट्स यू कैन गिव? पहला, resource planning is important in India because resources are not only limited but also unevenly distributed across different states of India. और ये चीज हमारी कहां से, अब आप इसको जस्टिफाई करोगे? पहला, स्टेट्स लाइक झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ all these states are rich in mineral resources. अगर आप जितने भी मिनरल रिसोर्सेस जो इंडिया में मिलते हैं, चाहे वो मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक हैं, अगर आप उनका कंसंट्रेशन देखें तो व्हाट डू वी फाइंड कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिसोर्सेस ये हमारे कहां पर हैं? इन स्टेट्स में। इसी तरह से अगर हम राजस्थान को देखते हैं, इन राजस्थान there is a huge potential
of solar and wind energy but you know कि हमारे राजस्थान में पानी की क्या है, कमी है, बट इट फेसेस shortage of water or scarcity of water resources. इसी तरह अगर हम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं, द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश has an abundance of water resources but lacks infrastructural डेवलपमेंट. लेकिन यहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत लो लेवल का है. इसी तरह से इन लद्दाख there is found a rich cultural heritage but it lacks water resources and infrastructural डेवलपमेंट. यहां पर भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा. तो जस्ट थिंक, जब रिसोर्सेस हमारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किसी स्टेट में हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी स्टेट में हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम है, ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और ये तो हम जानते ही हैं कि रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं. तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज नीडेड कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत जुडिशियसली, बहुत सावधानी से, बहुत केयर के साथ हम उनको यूज करें. Now moving further, resource planning in India. जब हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो रिसोर्स प्लानिंग दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है. तो रिसोर्स प्लानिंग is a complex process. ये हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक. जो हमारा रिसोर्स प्लानिंग होती है, इसमें हमारे 3 स्टेप्स होते हैं. इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. सबसे पहला जो स्टेप होता है, नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन
ऑफ रिसोर्सेस। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। देखो आइडेंटिफिकेशन भी ऐसे नहीं, सबसे पहले आप क्या करोगे? सर्वेइंग, उसके बाद मैपिंग, सर्वे के बाद उस पर्टिकुलर एरिया का आप क्या करोगे? मैपिंग करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप उसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया? किसी एरिया को सर्वे किया कि भाई आपको एक प्रोबेबिलिटी लगा कि भाई इस एरिया में हमारा क्रूड ऑयल हो सकता है, या सपोज करो आयरन ओर का स्टोरेज हो सकता है। आपने उस पर्टिकुलर एरिया को सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जो मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि जहां पर आपको लग रहा है कि भाई यहां पर हमारे प्रॉक्सिमिटी सबसे ज्यादा है, उस पूरे एरिया का आपने मैपिंग किया। और मैपिंग करने के बाद आपने तीसरी चीज यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया। ये इसलिए भी जरूरी है कि भाई हमको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेस वही चीजें हमारे रिसोर्सेज में शामिल होती हैं जो हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल होती है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन उनकी वैल्यू से हमेशा कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उनके एक्सट्रैक्शन पे 150 रुपए खर्च करें और रिसोर्स हमको मिले 100 रुपए का, ठीक है। तो पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा? पहले किसी एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका सर्वे करना पड़ेगा, फिर उसकी पूरी मैपिंग होगी और उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट करना पड़ेगा रिसोर्सेस का। दूसरा, प्रिपेयरिंग अ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान involving appropriate technology and institutional setup। एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान तैयार करना जिसमें हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको शामिल किया जाए, और इंस्टीट्यूशन सेटअप, हमारे पास क्या क्या इंस्टीट्यूशन है। और तीसरा जो स्टेप जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ये जो हमारा इंडिविजुअल जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, द इंडिविजुअल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान must match with the overall national development plan, ठीक है। जो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है ये हमारा पूरा का पूरा नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। एक चीज हमको याद रखनी है जब हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कि केवल और केवल, अब रिसोर्स प्लानिंग की हमारी जरूरत एक और हम यहां पर एक तरह से और समझ सकते हैं, जस्ट
availability of resources in an area is not a guarantee of development of that area. किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए केवल और केवल रिसोर्सेस का अवेलेबल होना दैट इज नॉट सफिशिएंट. उसका अवेलेबिलिटी जो है वो केवल सफिशिएंट नहीं होती. उसके लिए जरूरी होता है क्या? नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और दूसरा इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट है. यानी कि चेंजेस इन इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस, उनका एडवांसमेंट दैट इज नीडेड. हाउ कैन वी जज अबाउट दिस? ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? तो यू कैन सी कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स, जैसे यू कैन टॉक अबाउट उड़ीसा, अभी मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, और झारखंड, इसको भी हम शामिल करते हैं. ये 4 स्टेट्स मैंने आपको बताया, दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्स, बट दे ऑल लैक इन डेवलपमेंट. स्टिल यू कैन फाइंड, अगर आप लास्ट ईयर इको के चैप्टर में आपने देखा होगा पॉवर्टी एज अ चैलेंज में, कि दीज स्टेट्स, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, these are those states where the incidence of poverty is also high. जहां पर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो भाई अगर मिनरल्स वहां पर हैं, मिनरल रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, फिर ये सारी स्टेट्स पुअर क्यों हैं? वाई देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी? क्यों? क्योंकि एक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप वहां पर प्रॉपर नहीं है. ठीक है, कंपेयर टू अदर स्टेट्स. आप महाराष्ट्र को लो, आप गुजरात को लो, आप गोवा को लो, दे आर कंपैरेटिवली मोर डेवलप्ड. ठीक है, हालांकि वहां पर रिसोर्सेस का अवेलेबिलिटी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर मोर डेवलप्ड. राइट? तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दिस इज वॉट एविडेंट फ्रॉम द कॉलोनियल कंट्रीज एज वेल. हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म. अगर आप कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री को देखो तो वहां पर भी द रिच मिनरल रिसोर्सेज, द रिच नेचुरल रिसोर्सेज अट्रैक्टेड द European countries, ठीक है, the European colonial powers to establish their political control over the technologically backward countries of Asia and Africa. एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज थे जहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज को सेटअप किया, अपने रूल को सेटअप किया, वो क्या थे? टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे बट रिच इन रिसोर्सेस. ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे, दे वर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड ऑल्सो दे हैव एडवांस्ड इंस्टीट्यूशंस. उन्होंने अपने उस टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट को यूज किया टू एक्सप्लॉइट द रिच रिसोर्सेस फ्रॉम द कॉलोनीज फॉर देयर ओन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. राइट? तो जब हम इंडिया के रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, रिसोर्सेस की बात करते हैं, या हम रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो व्हाट डू वी फाइंड? कि इंडिया had paid a due attention to institution setup, quality of human resource,
as well as the technological advancement. Along with the people have the historical evidence or experience of the colonial rule as well. ठीक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस we know that the resources are vital. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस की जरूरत क्यों है? नंबर वन, resources are vital for sustainable quality of life. पहली चीज। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस इज नेसेसरी, ठीक है, टू एंश्योर पीस एट द ग्लोबल लेवल। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस इज नीडेड, ठीक है, वाई? टू अवॉइड environmental crisis at the global level. ठीक है, यानी कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या हम कहें सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए ग्लोबल लेवल पर, और साथ ही साथ जो हमारे एनवायरमेंटल जो क्राइसिस हैं उनको कम्बैट करने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है। बिसाइड्स यू कैन से टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। द मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या हम कहें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ही वाज नन एल्स बट अवर फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। उन्होंने ये कहा भी था, द अर्थ हैज इनफ to meet the needs of everyone, but it has nothing to fulfill the greed of even an individual. अर्थ में वो सब कुछ है जो हमको चाहिए, जो हमारी जरूरत को पूरा कर पाए, लेकिन ये हमारे लालच को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। एंड देयरफॉर महात्मा गांधी, ही वाज अगेंस्ट द, मतलब उनका सीधा सीधा ये कहना था कि भाई जो रूट कॉज है हमारा रिसोर्स डेप्लीशन का, दैट इज द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारे कुछ लोगों का लालच, कुछ कंट्रीज का लालच, और साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है विच इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, ठीक है। तो महात्मा गांधी कंसीडर्ड, held number one, greed of few individuals and exploitative nature of modern technology, as the root cause of depletion of resources, और इसलिए ही वॉज ऑफ द व्यू कि भाई मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए।
प्रोडक्शन फॉर मासेस, ठीक है, या हम कहें प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि एवरीबडी विल बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, द पॉवर्टी विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड, बजाय मास प्रोडक्शन का विच इज ऑलवेज एम्ड एट प्रॉफिट मेकिंग। ये जो इश्यू था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इट वाज एट द ग्लोबल लेवल हाईलाइट किया बाय द क्लब ऑफ रोम इन 1968, ठीक है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था क्लब ऑफ रोम। इसने 1968 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यू को हाईलाइट किया एट द ग्लोबल लेवल। लेटर ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल of sustainable development or resource conservation, it was presented by Schumacher. Schumacher in his book Small is Beautiful. Schumacher ने एक बुक लिखी थी Small is Beautiful in 1974. 1974 में एक बुक लिखी शूमाकर ने, और इस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क, ठीक है, जिसमें उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल को हाईलाइट किया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जो अभी हम बात कर रहे थे। क्लब ऑफ रोम, दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने 1968 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यू को हाईलाइट किया, ठीक है। तो ये दोनों हमको याद रखना है। बिसाइड्स दैट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द Brundtland Commission रिपोर्ट जो 1987 में पब्लिश हुआ था, जिसने भी, इस रिपोर्ट ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यू को और ज्यादा हाईलाइट किया और इस बात पर जोर दिया कि टू कॉम्बैट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट वाज द नीड ऑफ द टाइम, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश होता है। होप इस चैप्टर का ये पार्ट आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द टॉपिक in a proper way. Go through it, and in the next video I will be discussing about the land resource, the land utilization, its degradation, causes of degradation. ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, सब्सक्राइब द चैनल, and don't forget to press the bell icon so that you will be getting the regular notification whenever a new video is uploaded. Thank you.